हेलो स्टूडेंट्स, गॉस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म आप सभी ने पढ़ी हुई है। और गॉस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म आपने जिस तरह से पढ़ी हुई है या जिस फॉर्म में पढ़ी हुई है वो इस तरह से होता था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन लिया जाता है एक क्लोज सरफेस पर। यानी कि गॉस लॉ की जो ये फॉर्म है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट किससे करती है? चार्ज के साथ में रिलेट कर देती है। चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपने निकाला हुआ है इससे। आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म। इसके साथ साथ एक वेक्टर के बारे में हम और पढ़ेंगे। ये वेक्टर कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर जनरली जेई मेन की प्रिपरेशन में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जेई मेन में 2021 में इस पर एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ने से पहले लेकिन हमें कुछ डेफिनेशन, कुछ वेक्टर के बारे में जानना होगा। तो चलिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वेक्टर है जिसको कि हम डेल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये जो डेल ऑपरेटर होता है ये होता है डेल्टा इक्वल टू आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या यूनिट वेक्टर्स हैं और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इसको सिंपली छोटे में अगर लिखना हो, जगह कम लगे जिससे, तो इसको लिख लिया जाता है इस तरह से डेल्टा बार लगा के, या इसको डेल ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ये मान के चल रहा हूं कि आप सबको आता है। इसके बाद अगर हमने डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर पर ऑपरेट किया, यानी डेल्टा डॉट ए किया, ये डॉट प्रोडक्ट है ध्यान रखना, तो डेल्टा डॉट ए, ये ए कोई भी वेक्टर है, तो इसका फिजिकल मीनिंग ये होता है, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। हालांकि इसको कहते तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए है, लेकिन ये डाइवर्जेंस आपको पढ़ना है ग्रेजुएशन में। ठीक है, उसका हम बहुत ज्यादा जिक्र यहां पर नहीं करेंगे। इवन डाइवर्जेंस शब्द में बार बार नहीं बोलूंगा, अदरवाइज आपको डर लगेगा उससे। तो डेल्टा डॉट ए इक्वल टू, ये होता है फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए थ्रू क्लोज सरफेस। वेक्टर ए का फ्लक्स लिखना है किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला। अब फ्लक्स तो आपने किसका पढ़ा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ा हुआ है। यहां पर ये वेक्टर ए क्या है? ये किसका फ्लक्स है? तो देखो, फ्लक्स किसी भी वेक्टर का हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी हो सकता है, और ये कोई एक हमने सिलेक्ट कर लिया है कोई वेक्टर है, इसका भी कोई फ्लक्स हो सकता है। इसका जो फ्लक्स न्यूमरेटर में हम लिखने वाले हैं, ये कौन सा फ्लक्स है? ये है किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। इसी के साथ साथ आप ये भी जानते हो कि अगर कोई सरफेस क्लोज है तो क्लोज सरफेस होता ही वो है जिसके अंदर वॉल्यूम बंद हो। जैसे स्फीयर है, तो स्फीयर का जो सरफेस है वो क्लोज होता है, क्लोज सरफेस होता है। और उसके अंदर क्या होता है? क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर स्फीयर का वॉल्यूम होता है। एक क्लोज सिलेंडर है, तो अगर सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है उसके अंदर क्या होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम बंद होगा। ठीक है, तो यहां पर न्यूमरेटर में क्या लिखना होता है? फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए थ्रू क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम बंद है वो वॉल्यूम लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, यानी कि वॉल्यूम एंक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, इसको लिखा करेंगे हम डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका मीनिंग डेल्टा डॉट ए। लेकिन अगर हमको फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना हो तो उसका भी यही मीनिंग होगा, डेल्टा डॉट ई इक्वल टू फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्लोज सरफेस। और उस क्लोज सरफेस में जो वॉल्यूम एंक्लोज किया हुआ है वो वॉल्यूम कहां लिख देंगे? हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, तो डेल्टा डॉट, अच्छा ये मैंने कहा था कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी यहां पर आ गया, डेल्टा डॉट ए इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए। डेल्टा डॉट ई की वैल्यू होगी फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम। इतना हम याद रखेंगे, इससे हमारा काम चल जाएगा और बहुत ज्यादा अंदर घुसने की अभी जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और वेक्टर की हम बात करेंगे जिसको कि कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम डी बार से। कोई बहुत बड़ी, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होती है डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर, जिसमें ई क्या है? नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वही है। डी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, बस डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ की तरफ। जो इंटीग्रल फॉर्म आपने पढ़ी हुई है वो इंटीग्रल फॉर्म आप इस तरह से पढ़ते थे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसी क्लोज सरफेस पे लिया जाता है। ये जो गोल गोल सर्कल बना देते हैं, इस गोल गोल सर्कल का मतलब ये होता है कि ये इंटीग्रल किसी क्लोज सरफेस पर लिया गया है। उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज एंक्लोज्ड है वो कितना है? क्यू है।
तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर रिमाइंड करा दूं, ये क्यू क्या है? चार्ज एंक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में जितना चार्ज है वो क्यू है। ठीक है। अब अगर हमने डेल्टा डॉट ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम वाली डेफिनेशन को यूज किया, तो अभी अभी हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर इंटीग्रल फॉर्म से देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर लिख देते हैं। फिर रह जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम, तो उसकी भी वैल्यू रख लेंगे। तो डेल्टा डॉट ई हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन वॉल्यूम। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हम क्या बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात ये कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वॉल्यूम हमने बहुत छोटा सा लिया है, ये है क्लोज्ड सरफेस, और ये क्लोज सरफेस का हो या वॉल्यूम का हो, ये बहुत छोटा है। इतना छोटा है, या इसे छोटा लेने की जरूरत इसलिए है कि इसके अंदर जो चार्ज एंक्लोज्ड है उस चार्ज को हम कैसा मान पाए? उस चार्ज को हम मान पाए कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी हम ये मान के चल रहे हैं यहां पर कि इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो कैसा है? कांस्टेंट है। और इससे पास होने वाला फ्लक्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख लिया। ठीक है, जो कि होता है ई डॉट डी एस, और वो किसके बराबर होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और क्यू क्या होता है? चार्ज होता है। तो क्यू हमने लिखा जो इसके अंदर चार्ज है, और वॉल्यूम कितना है? वी के बराबर या डी वी के बराबर। फिर रिमाइंड करा दूं कि ये वॉल्यूम बहुत छोटा है, कई जगह इसको इंक्रीमेंटल वॉल्यूम भी कहते हैं। फिर क्या होगा इसके बाद? इसके बाद जो Q अपॉन वॉल्यूम है, यहां पर इस टर्म में जो Q अपॉन वॉल्यूम आ गया था, ये था Q और ये था वॉल्यूम, तो Q अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं जनरली? इसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो होता है रो। ठीक है, तो अब इसको लिखा जा सकता है डेल्टा डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और बड़ी आसानी से हम आ गए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ पर। यही कहलाती है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। डेल्टा डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट है लेफ्ट साइड में, इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। राइट साइड क्या है? स्केलर है, लेफ्ट साइड भी स्केलर है, क्योंकि वो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा, अब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डिफरेंशियल फॉर्म में रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। यहां पर डेल ऑपरेटर को अगर हम यूज करें तो इसी रिलेशन को क्या लिखा जा सकता है? इसी रिलेशन को लिखा जा सकता है इक्वल टू माइनस डेल्टा डॉट वी। ये जो डिफरेंशिएशन था यहां पर, उसकी जगह हमने इस डेल ऑपरेटर को यूज कर लिया है। दोनों का बेसिकली मीनिंग सेम ही है। ठीक है, कई लोगों ने शायद इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स भी पढ़ा होगा, लेकिन माइनस डी वी बाई डी एक्स करने का मतलब ये होता था कि हम पोटेंशियल में चेंज देख रहे हैं अलोंग दी एक्स एक्सिस, केवल एक डायरेक्शन में। यहां पर हम चेंज देख रहे हैं पोटेंशियल में तीनों डायरेक्शन में। ठीक है, तो इक्वल टू माइनस डेल्टा डॉट वी लिख सकते हैं, और इक्वल टू माइनस डेल्टा डॉट वी की जो वैल्यू है वो हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें। ई की जगह पर क्या लिख दें? माइनस डेल्टा डॉट वी। तो सिंप्लीफाई करने पर कितना बचेगा? ये बचेगा डेल्टा डॉट डेल्टा कितना हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर। तो डेल्टा स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान रखना, डेल्टा डॉट वी ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है। शायद मेरे मुंह से निकल गया होगा, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि v कोई वेक्टर नहीं होता है पोटेंशियल, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। ठीक है, तो इस वेक्टर डेल ऑपरेटर के साथ में v का ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। तो यहां से रिलेशन क्या बना? डेल्टा स्क्वायर v इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, ये भी डिफरेंशियल फॉर्म है गॉस लॉ की, ये पोटेंशियल की टर्म्स में हो गई, और जो ये है ये भी डिफरेंशियल फॉर्म है, और ये किसकी टर्म्स में है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में है। ठीक है, इसके बाद हम एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी
को भी डिफाइन करेंगे। डिफाइन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या था, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई था। तो गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म को भी हम उसमें डी की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा डॉट ई इक्वल टू रो के बराबर। मैं फिर आपको पुराने वाली चीज़ जरा रिमाइंड करा दूं। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, डेल्टा डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा। एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ पर ले आइए ई नॉट के साथ, तो एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू कितना बचेगा, रो, और डेल्टा डॉट एप्सिलॉन नॉट ई कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू रो। ठीक है, इतना मिलेगा। तो एक रिलेशन तो ये हो गया। अगर हम इंटीग्रल फॉर्म को डी की टर्म्स में लिखना चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू, और एप्सिलॉन नॉट ई को फिर कितना लिख सकते हैं हम, डी के बराबर। तो डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू, और ये भी क्लोज सरफेस पर ही होता है। ठीक है, इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल है। तो ये आ गया क्लोज सरफेस पर इंटीग्रल डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू। ठीक है, फाइनली मैं ये चारों फॉर्मूले कहो या इक्वेशंस कहो यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, जिन्हें कि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद रखना है। डेल्टा डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ये किसकी टर्म्स में था, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। ये पोटेंशियल की टर्म्स में है। इसके बाद ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। और डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की टर्म्स में है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन और ये चारों इक्वेशन, ये सारी आपको याद रखनी है अपने एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। हालांकि जेई मेन में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको कराऊंगा। अब हम क्या करते हैं कि एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनको कैसे यूज करना है जो अभी हमने पढ़ा उसको। तो मेरे पास क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 3.51, ये इरोडोव का क्वेश्चन है 3.51, और क्वेश्चन ये कहता है द फील्ड पोटेंशियल इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट एज फाई इक्वल टू माइनस ए एक्स क्यू प्लस बी। फील्ड पोटेंशियल यानी पोटेंशियल वेरी कर रहा है along the x एक्सिस, x का फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है, फाई इक्वल टू माइनस ए एक्स क्यू प्लस बी के बराबर। देखो इस बुक में जो यूज करते हैं सिंबल वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। पोटेंशियल का जो सिंबल हमें यूज करने की आदत है वो है v, यहाँ पर उन्होंने यूज किया है फाई। तो फाई इक्वल टू माइनस ए एक्स क्यू प्लस बी गिवन है। ए और बी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। निकालना है हमको फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस चार्ज, यानी कि हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ यूज करना होगा, क्योंकि हमको डेंसिटी में रिलेशन निकालना है, और पोटेंशियल वाला रिलेशन यूज करेंगे। डेल्टा स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन यूज करेंगे। इसको मैं लिख लेता हूं डेल्टा डॉट डेल्टा इंटू वी इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक डेल्टा की मैं रखता हूं वैल्यू, तो डेल्टा डॉट ये होगा आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड इंटू वी। अब वी का फंक्शन है माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पर इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें केवल x है, तो ये सर्वाइव करेगा किसके रिलेटिव डिफरेंशिएशन, केवल डेल डेल x यानी x के रिलेटिव। y और z के रिलेटिव तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। तो क्या बचता है, ये बचता है डेल्टा डॉट माइनस 3a एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद ये जो डेल्टा है, इस वाले डेल्टा की फिर वैल्यू रखते हैं हम, तो ये होगा आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई
प्लस के डेल डेल जेड माइनस 3ax² इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर फिर केवल x ही बचा हुआ है, तो y और z के रिलेटिव तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा, केवल x के रिलेटिव ही सर्वाइव करेगा, तो ये होगा माइनस 6ax इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको सिंप्लीफाई करें तो रो इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा 6a एप्सिलॉन नॉट x, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म को हमने यूज किया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये था 3.51। इसके आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये है 3.53, एरोडोव का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है, द फील्ड पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज्ड बॉल डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर एज फाई इक्वल टू AR² प्लस बी। तो इसमें भी पोटेंशियल ही वेरी कर रहा है, तो पोटेंशियल वाली फॉर्म ही हमको यूज करनी पड़ेगी। वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द स्पेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो आर इनसाइड द बॉल। अब इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में ना एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वहां पर पोटेंशियल का वेरिएशन था अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन यहां पर वेरिएशन स्फेरिकल बॉल के अंदर हो रहा है, यानी कि ये 3D की सिचुएशन है। और जब भी 3D की सिचुएशन हो तो ये जो R है इसको आप XYZ में कन्वर्ट कर लेना। कैसे करते हैं इसको, ये स्फेरिकल चार्ज बॉल है, सेंटर को हमने मान लिया कि ये सिस्टम ऑफ ओरिजिन है, यानी ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है सिस्टम ऑफ ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये है y, ये है x, और ये क्या है, इसमें z है। मैंने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट P सेलेक्ट किया और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z, और ये क्या हो जाएगा, r। अब r को और x y को हम ऐसे लिख सकते हैं, r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस z की कैप लिखा जा सकता है। और इसमें r² यूज हो रहा है, तो r² को लिखना है r डॉट r, तो r डॉट r लिखेंगे तो ये हो जाएगा x², वैसे तो r² भी होगा ये, तो r डॉट r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस, तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो ये है x² प्लस y² प्लस z², और r डॉट r कितना हो जाएगा, r²। तो r² इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z²। तो अब ये जो फंक्शन है ये इस फॉर्म में आ जाएगा। मैं फाई को v लिखूंगा यहाँ पर, पोटेंशियल v इक्वल टू a इंटू x² प्लस y² प्लस z² प्लस b, ये v आ गया। और अब हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो उसके लिए डिफरेंशियल फॉर्म यूज करेंगे। डिफरेंशियल फॉर्म क्या था, ये था डेल्टा स्क्वायर v इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको फिर हम डेल्टा डॉट डेल्टा लिख सकते हैं, तो डेल्टा डॉट डेल्टा इंटू वी इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहां से बढ़ते हैं फर्दर कैलकुलेशन की तरफ। हालांकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये 2-3 स्टेप का सवाल है अगर आपको डिफरेंशियल फॉर्म आती है तो डेल्टा डॉट आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, और v की जो वैल्यू है उसको भी रख देते हैं। v कितना है, ax² प्लस ay² प्लस az² इक्वल टू कितना होगा, माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखो, ये जो डेल डेल x है, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल ax² वाली टर्म सर्वाइव करेगी, बाकी सब जीरो हो जाएंगी क्योंकि उसमें x है ही नहीं। ऐसा ही y और z के साथ होगा, तो ये बचेगा डेल्टा डॉट 2ax प्लस डेल डेल y करेंगे तो 2ay बचेगा, और डेल डेल z से बचेगा 2az। साथ ही साथ इसमें बचेगा i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस वाले डेल्टा की वैल्यू रखते हैं, इस डेल ऑपरेटर की, तो i डेल डेल x प्लस j डेल डेल y प्लस k डेल डेल z
डॉट 2ax आई कैप प्लस 2ay जे कैप प्लस 2az के कैप इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखो इसमें ध्यान ये रखना है कि आई डॉट आई वाली टर्म ही बचेगी, इसमें जे डॉट जे वाली टर्म बचेगी, के डॉट के वाली टर्म बचेगी। तो डिफरेंशिएशन करने पर ये बचता है 2a, डेल डेल एक्स करेंगे तो 2a, या मैं एक काम करता हूँ जरा एक बार डॉट प्रोडक्ट लिख देता हूँ इसका, तो ये बचेगा यहाँ पर डेल डेल एक्स 2ax प्लस डेल डेल वाई 2ay प्लस डेल डेल z 2az इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2a इसमें कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे तो x का डिफरेंशिएशन तो बचेगा 1, तो 2a, इसी तरह से y के साथ भी 2a प्लस 2a इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। ठीक है, और 2a प्लस 2a प्लस 2a ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a के बराबर, तो 6a इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। और फाइनली हमको रो मिल गया है, रो इक्वल टू आता है माइनस 6a एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ इसका आंसर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब इसको निकालना तो था एज ए फंक्शन ऑफ आर, लेकिन ये एज ए फंक्शन ऑफ आर आया नहीं है, ये कैसा है, कांस्टेंट आया है। तो रो इक्वल टू माइनस 6a एप्सिलॉन नॉट, इतना आ गया। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन जेई मेन का। ये क्वेश्चन है जेई मेन 2021 का। जेई मेन लेवल पर इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम जगहों पर जेई मेंस की प्रिपरेशन के टाइम पर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ नहीं बताते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी नहीं बताते हैं, और उन दोनों का ही यूज इस क्वेश्चन में होगा। डी का भी यूज होगा और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ का भी यूज होगा। क्या क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, द टोटल चार्ज एंक्लोज्ड इन एन इंक्रीमेंटल वॉल्यूम of 2 into 10 to the power minus 9 मीटर क्यूब लोकेटेड एट द ओरिजिन इज। एक वॉल्यूम है, इन्होंने टर्म क्या यूज किया इसमें, इंक्रीमेंटल वॉल्यूम। तो इंक्रीमेंटल वॉल्यूम का मतलब मैंने शायद स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया था, जैसे x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट हम लेते हैं, तो x अगर लेंथ है तो dx को कहते हैं हम इंक्रीमेंटल लेंथ। y पर dy एलिमेंट है, यानी y और y प्लस dy, अगर y लेंथ है तो उसमें इंक्रीमेंटल लेंथ है dy। इसी तरह से अगर कहीं पर वॉल्यूम है v और उसमें बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट है तो उसको लिखते हैं हम v प्लस dv, या इंक्रीमेंटल वॉल्यूम dv का इंक्रीमेंट हुआ, v में इंक्रीमेंट हुआ, वॉल्यूम v बढ़ के कितना हो गया, v प्लस dv। सो इंक्रीमेंटल वॉल्यूम कितना है, dv के बराबर है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 क्यूबिक मीटर। और थोड़ा सा इसकी वैल्यू पर भी ध्यान दो कि वॉल्यूम कितना है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9। अब 10 की पावर माइनस 9 बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी हो गई है, यानी ये वाकई बहुत छोटा सा वॉल्यूम है। ऐसा इसलिए ले रहे हैं कि इस वॉल्यूम में चार्ज को या उसकी डेंसिटी को हम कैसा मानेंगे, चार्ज डेंसिटी को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, हालांकि उसमें लिखा नहीं है कि वो वेरी कर रही है, अगर वेरी कर रही होगी तो अपने आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हमको इस वॉल्यूम में क्या निकालना है, चार्ज एंक्लोज निकालना है। इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये डी है, एप्सिलॉन नॉट ई डी के बराबर होता है, ये डी गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इट्स फील्ड इज फाउंड एज दिस। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब यहां पर डी दिया हुआ है। इससे पहले वाले जो दो क्वेश्चन थे उन दोनों क्वेश्चंस में पोटेंशियल वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था, गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म पोटेंशियल वाली यूज की थी, यहां पर डी वेक्टर वाली यूज करनी होगी। तो क्या है डिफरेंशियल फॉर्म डी में, ये है डेल्टा डॉट डी, डेल्टा डॉट डी इक्वल टू रो के बराबर। ठीक है,
अगर आज आपने पहली बार इसको पढ़ा है या फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसको रिवाइज करते रहना बीच बीच में, नहीं तो एग्जाम के टाइम पे एग्जैक्टली ये याद नहीं आएगा। तो डेल्टा डॉट डी इक्वल टू रो। हालांकि जेई एडवांस की प्रिपरेशन ऐसा नहीं होता है कि जेई मेंस का एग्जाम होने के बाद जेई एडवांस की तैयारी करें। जेई एडवांस की प्रिपरेशन जब से आपने मेंस की प्रिपरेशन शुरू की है तभी से एडवांस की तैयारी भी शुरू होती है, यानी कि दोनों की प्रिपरेशन अलग अलग नहीं होती है। हाँ, अगर किसी को मेंस ही देना है, एडवांस देनी नहीं है, आईटी के लिए प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा है कोई, केवल एनआईटी के लिए ही तैयारी कर रहा है या दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, तो उसके दिमाग में ये हो सकता है कि मैं केवल जेई मेंस की तैयारी करूं। लेकिन अगर आपका टारगेट आईआईटी है तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन डे 1 से आईआईटी के लेवल की, एडवांस लेवल की ही होनी चाहिए। मेंस तो अपने आप ही क्वालिफाई हो जाएगा तब। चलिए, तो हम आते हैं डेल्टा डॉट ई इक्वल टू रो पर, और डेल्टा की जो वैल्यू है वो मैं अब यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। तो डेल्टा है आई डेल डेल एक्स होता है डेल ऑपरेटर, प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड डॉट डी की वैल्यू दी है, मैं डायरेक्ट यहां लिखता हूं, ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई आई कैप माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई जे कैप प्लस 2z के कैप। ठीक है, ये लिख लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड होगी इसकी रो के बराबर। अगर ये डेल्टा डॉट ई करते तो ये रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता, लेकिन डी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो, ये क्वेश्चन तो है 2 लाइन का, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, इसलिए मैं थोड़ी स्टेप्स इसमें बढ़ाऊंगा। मैं इसका पहले डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, फिर डिफरेंशिएशन करूंगा। लेकिन अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आप एक नज़र में सीधे प्रोडक्ट और डिफरेंशिएशन एक साथ ही लिख सकते हो। तो चलो पहले मैं डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूं इसका। ये होगा डेल डेल एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस डेल डेल वाई ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई। जे डॉट जे 1 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और के डॉट के 1 हो जाएगा, और ये बचेगा डेल डेल जेड 2z इक्वल टू रो। अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अब देखो, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो यहां पर x के रिलेटिव जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के अलावा सारी दुनिया कांस्टेंट है इसके लिए, तो साइन y को हमने अलग रखा और e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन किया, तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस, अब इसमें कॉस वाई का डिफरेंशिएशन होगा, ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, तो ई की पावर माइनस एक्स और कॉस वाई का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन वाई प्लस 2 कांस्टेंट रहेगा, और z का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू रो आ गया। अब देखो, ये जो दोनों टर्म है ये हो गई हैं सेम, बस एक टर्म नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है इसमें माइनस आया था, अच्छा मैंने लिख गलत लिया है, ये दूसरी टर्म जो थी यहाँ पर, ये वाली टर्म ना नेगेटिव थी जो क्वेश्चन में गिवन है। देखो जरा, यहाँ पर ये माइनस साइन दिया हुआ है, तो ये माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये होगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन वाई, और ये प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन वाई, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और प्लस 2 इक्वल टू रो के बराबर। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है ये वाली और ये वाली, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से रो इक्वल टू कितना आता है, रो इक्वल टू आता है 2। लेकिन इन्होंने हमसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं पूछी है, उन्होंने पूछा है टोटल चार्ज एंक्लोज्ड इन द इंक्रीमेंटल वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो उसको मैं लिखता हूं चार्ज क्यू, और वॉल्यूम वो लिख लेते हैं जो इन्होंने दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो Q इक्वल टू हो जाता है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम या 4 नैनो कूलम, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, यहां पर हमको लिखना क्या है, जो स्पेस गिवन है इसमें लिखना है 4, तो इसका आंसर 4 था।
आज के डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट्स एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए।